हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प हो गया है। 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होना है, लेकिन राज्यसभा के अखाड़े में तीसरे उम्मीदवार सतीश नांदल के उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। जहां सीनियर नेताओं के साथ बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं निर्दलीय सतीश नांदल के साथ निर्दलीय विधायक मौजूद रहे। इसी पर चर्चा करेंगे। तो राज्यसभा चुनाव का रण पूरी तरह से तैयार हो चुका है। देखिए, इससे पहले जो तस्वीर सामने आ रही थी उसके मुताबिक 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही थी, लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी के उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। हरियाणा में राज्यसभा के लिए 2 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के हिस्से 1-1 सीट आ जाएगी, लेकिन नहीं, ये राजनीति है और राज्यसभा के इस रण में तीसरे उम्मीदवार की एंट्री हो चुकी है। सतीश नांदल ने नामांकन दाखिल कर दिया है और चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। ये तो आप अगर बात करें, कोई भी विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन होता है जी, तो वोट 1.5 लाख भी होते हैं और वोट 12 लाख भी होती है लोकसभा में जी। तो किसी के वो तो होता नहीं कि कौन कहाँ जाए कहाँ नहीं जाएगा। ये तो इलेक्शन के सिस्टम के हिसाब से सारा चलता है। तो उसमें सभी 90 के 90 विधायक गण हैं, 3 तो हमारे साथ पहले से ही है। सबके पास जाएंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे और वोट की दरकार करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है। कितनी मजबूती मानते हैं आप? मजबूती तो जनता जनार्दन है, ये सिलेक्टेड जनार्दन है और बाकी जनता जनार्दन है। वो तो समय 16 तारीख को बताएगा क्या रहता है क्या नहीं रहता। बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया ने सीएम नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली समेत कई सीनियर नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। धन्यवाद करता हूं पार्टी नेतृत्व का, हरियाणा की जनता का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया कि मुझे दोबारा हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत के उच्च सदन में, पहले मैं लोकसभा में एज ए सांसद रहा, अभी मैं राज्यसभा के सांसद के रूप में वहां रख पाऊं और मेरा अनुभव दोनों सदनों का रहेगा। मुझे सीखने का मौका भी मिलेगा और मैं उस सदन में बात भी रखूंगा। वो तो तैयारी करेंगे, क्यों नहीं तैयारी करेंगे, भेजेंगे। तो दोनों सीटें आ जाएंगी बीजेपी के पास? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी जो हमारे निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने अपना निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा किया है। अब वो उनके ऊपर सोच के ऊपर खड़ा किया होगा। हमारा काम है जिसको मदद करना उसको करेंगे। तो खुले तौर पे मदद करेंगे सर? देखो, अब देखते रहो। तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर रब्बोद ने भी नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत 34 कांग्रेस विधायकों की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। राष्ट्रीय कांग्रेस आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिल्कुल एकजुट है। हमारे एमएलए, हमारे नेता सब सजग हैं और हमें कहीं शक नहीं लगता कोई एमएलए में हमारे में जो है किसी प्रकार की कमी हो या किसी मन में कोई शंका हो। तो इसलिए 31 आदमी की जो है वो चाहिए, हमारे पास 37 है। हम बिल्कुल आसानी से जो है जीत की तरफ जा रहे हैं और जीतेंगे। तो उनका काम है, अब वो निर्दलीय जीतेगा या बीजेपी का जीतेगा, वो तो उनमें से एक जीतेगा, हम जीत जाएंगे। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने नामांकन किया, लेकिन जहां 2 ही नेताओं के नामांकन की उम्मीद थी, वहां तीसरे उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल कर सियासी पारा हाई कर दिया है। अब कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां, सभी विधायकों को एकजुट रखना और स्याही कांड जैसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए भी अलर्ट रहना होगा। ऐसे में राज्यसभा चुनाव इस बार नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के लिए साख का सवाल बनता नजर आ रहा है, लेकिन सतीश नांदल के लिए भी चुनाव में जीत हासिल करना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से राजवीर सिंह रोहिला हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए गगन खरोड़ हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। राजवीर जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। देखिए, अभी तक जो समीकरण थे उसके हिसाब से तो बहुत संतुलन वाला ये मामला लग रहा था। 1 सीट बीजेपी के पास, 1 सीट कांग्रेस के पास आ रही थी, लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। तो क्या लग रहा है आपको, किसकी जीत होने वाली है, आपकी या किसी और, कोई और इस बार बाजी मारेगा? भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो कैंडिडेट है संजय भाटिया जी, उनको उतार दिया मैदान में और अपना नॉमिनेशन कर चुके हैं। तो हम कंफर्ट जीत की तरफ जा रहे हैं। हमें कोई मतलब सख्त बात नहीं है, क्योंकि जो आपने अभी इंट्रो में जो वीडियो में जो आपने दिखाई है, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई हम एक तरफा जीत रहे हैं। दूसरी बात,
कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उन्होंने कहा कि हमें कोई शख्स सभा नहीं, तो पहला सवाल तो यही है कि कोई शख्स सभा का बनने का क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के केंद्र में जो हलचल है वो आने वाले समय में आपको मुझे लगता है कि ये इनकी हार में बदली की जो सरकार से जो आया है और उन्होंने भी बड़े सीरियस तरीके से कहा कि राजवीर जी, आपकी आवाज कुछ ठीक नहीं आ रही है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। गगन जी, देखिए अभी भी राजवीर सिंह जी पूरे आत्मविश्वास में हैं, आपका क्या कहना है? भावना जी, आपको और जो देश प्रदेश की जनता ये आज सुबह आपका प्रोग्राम देख रही है और मेरे साथी प्रवक्ता बीजेपी के राजवीर सिंह, आप सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। जब से कल से नामांकन भरे गए हैं तो मैं देख रहा हूँ कि मीडिया में और बीजेपी के जो भी नेता है, प्रवक्ता है, वो सारे के सारे अपनी बात ना करके कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो इससे सबसे पहले तो दिखता है कि बीजेपी को 24 घंटे नींद में भी, सपने में भी कांग्रेस दिखती है, सपने में ही राहुल गांधी दिखते हैं, सपने में ही नेहरू जी दिखते हैं। तो इनको तो हम एक यही बात कहना चाह रहे हैं कि ये भूतकाल और जो भविष्य काल की जो बात करते हैं, क्योंकि भूतकाल में तो नेहरू जी की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं 2047 की। वर्तमान में आज की डेट में बीजेपी क्या सेंटर की सरकार है, क्या हरियाणा की सरकार है, वर्तमान में तो जीना ही नहीं चाह रहे, वर्तमान की बात ही नहीं करते। तो मैं जो अभी हमारे भाई राजवीर जी कह रहे थे, उनकी आवाज कट रही थी, पूरी तरह से समझ नहीं पाया, लेकिन मैं आपको आज एक बात कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो ये मीडिया में या किसी भी तरीके से जो बीजेपी के द्वारा एक प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी है और खेले अलग अलग बटे हुए हैं, नाराजगी है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो जो भी हुआ, अब वो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, भूतकाल और भविष्य काल से निकल के वर्तमान की बात करनी चाहिए। चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो राजनीति के अंदर बीजेपी है, चाहे कोई भी है, हम तो वर्तमान में जीने वाली बात करते हैं, वर्तमान में क्या समस्या है उनकी बात करते हैं। आज जो हमारे हरियाणा से जो करवीर बोध जी को जो एक राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया है, ये राहुल जी की सोच है, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि अब आम कार्यकर्ता के अंदर एक उम्मीद जागी है कि आम कार्यकर्ता को भी राज्यसभा तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसे ही हमारे हिमाचल से जो जिला अध्यक्ष थे, उनको राज्यसभा की टिकट दी गई है। तो आम कार्यकर्ता को कांग्रेस आगे ला रही है। अब इससे इनके पेट में ये दर्द हो रहा है, क्योंकि ये जो बात करते थे कि हम आम कार्यकर्ता को सीएम बना देते हैं, हम आम कार्यकर्ता को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं, तब तो इनको समझ नहीं आता। अब ये कह रहे हैं, करे जी कौन है जी, गुटबाजी है जी। अब हम भी पूछे जी नीति नवीन जी कौन थे जी, भजन लाल कौन थे जी। तो ये चीजें कहने की नहीं होती, पार्टी का अपना अपना, सबका अपना अपना एक दायरा होता है, बड़ी मजबूती के साथ। क्योंकि करमवीर बोध जी जो है वो राहुल जी की पसंद है, शीर्ष हाईकमान ने उनको हरियाणा से टिकट लेके राज्यसभा भेजने का काम कर रही है, जिसमें हमारे हरियाणा के सारे जितने भी नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, चाहे विधायक है, सारे मजबूती के साथ आज करमवीर बोध जी को जिताने का काम करेंगे। 35 हमारे विधायक हैं, 31 हमारे को वोट चाहिए। तो किसी भी तरीके से कोई डाउट नहीं है, पुरजोर तरीके से हम बढ़िया तरीके से अपना इलेक्शन लड़के और करमवीर बोध जी को राज्यसभा पहुंचाने का काम करेंगे। चाहूंगी, देखिए गगन जी तो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा संख्या बल है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तो सपने में भी राहुल गांधी आते हैं और राहुल गांधी ने अपनी पसंद बता दी है और वही उम्मीदवार है, वही चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी। राहुल गांधी जी के बारे में क्या करूंगा, तो वो बात देख रहे हैं बाहर की, तो भारत में नहीं आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट दिया है वो एक तरफा जीतेगा, संजय भाटिया जी और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता। दादाजी की आवाज नहीं आ रही है, कट रही है आवाज उनका। राजवीर जी, अब तक हमारी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज हम तक। गगन जी, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास भी तो एक ऐसा ही कार्यकर्ता है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। भावना जी, आपसे बड़ा ना, देखो वो क्या रहा है, मतलब कि अपने कैंडिडेट की तो वो कह रहे हैं जी हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट के पर्सवालियां नहीं समझ आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कहाँ से उठ रहा है। अभी कल एक मैं टीवी पे चर्चा चल रही थी, डिबेट में था, तो वहां पर उन्होंने कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने कि जी आपके तो सारे विधायक ही नहीं पहुंचे। अरे भैया, हमारे सारे विधायक नहीं पहुंचे, आपके क्या सारे विधायक पहुंच गए नामांकन कराने? लेकिन फिर भी काफी संख्या में हमारे जो क्योंकि कल एकदम समय कम था, हर एक की अपनी अपनी कहीं ना कहीं व्यवस्था होती है, क्योंकि सेशन भी था, तो जितने मैक्सिमम विधायक उस टाइम पे नॉमिनेशन के टाइम पे पहुंच सके, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व था, वो सारे के सारे जितने अवेलेबल थे चंडीगढ़ या आसपास, वो सारों ने आके नामांकन कराया। किसी तरीके से कोई गुटबाजी नहीं है।
मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको अपनी पहरेदारी करनी चाहिए। और ये क्योंकि इनकी एक सोच बन चुकी है, देश और प्रदेश सारी सरकारें देख रही हैं कि बीजेपी की अपनी राजनीति ना करके तोड़ मरोड़ की राजनीति में ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। अब इनको ये टेंशन हो रही है कि हम उनके कैसे तोड़े। अरे भैया, एक कैंडिडेट आपका जा रहा है, आपके पास समर्थन है, आपके पास आपके विधायक दल पूरा है, ऐसे ही हमारे पास पूरा है। आप अपने इलेक्शन पे ध्यान दो। आप अपने इलेक्शन को छोड़ के कांग्रेस में कैसे तोड़फोड़ करी जाए, किसको कैसे खरीदा जाए। लेकिन गगन जी देखिए, अभी राजवीर जी की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दूसरा कोई आपके घर में आके तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहा है, कामयाब हो जाता है तो वो तो आपके घर की दिक्कत है ना, वो बीजेपी की दिक्कत तो नहीं है। और राज्यसभा चुनाव में तो क्रॉस वोटिंग कोई नियम की उल्लंघना भी नहीं है, ये तो आप समझते ही हैं। मैं मान रहा हूँ इस बात को। मैं वही आपको अभी मैंने जब आपसे बात शुरू करी तो मैंने एक बात आपको कही कि आज की डेट में बीजेपी जो राजनीति अपनी कर रही है, चाहे वो सेंटर में है, चाहे वो प्रदेश में जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, आप उनके सबके वक्तव्य सुनो। चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हैं, चाहे अलग अलग स्टेट के इनके मुख्यमंत्री हैं, वो सारे के सारे भूतकाल और भविष्यकाल, मैं इस बात को बड़ा जोर देके कह रहा हूँ, वो भूतकाल और भविष्यकाल की बात कर रहे हैं, वर्तमान की तो बात ही नहीं करते। वो बात करते हैं फिर वो नेहरू जी की, बात करते हैं 2047 की। अभी जो बजट पेश हुआ उसके अंदर 2047 विजन रखा गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, एक मरीज है जिसके पेट में आज दर्द है और उसको ये बीजेपी वाले की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि भैया अपने पेट का दर्द रोक के रखो, 2047 में हम एक ऐसी दवाई बनाएंगे कि आपके पेट में दर्द रहने का ही नहीं। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना, वर्तमान में तो जिया ही नहीं चाह रहे। हर चीज को भूत और भविष्य से छोड़ के ये मतलब कि हमारी चिंता इनको ज्यादा है अपनी पार्टी से ज्यादा। पता नहीं, समझ में नहीं आता ये किस टाइप की राजनीति कर रहे हैं। जिस भी चैनल पे चले जाओ, जिस भी नेता से बात कर लो, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। इसका मतलब क्या है, इनको सबसे ज्यादा टेंशन कांग्रेस से है। कांग्रेस का ये कांग्रेस मुक्त भारत करना चाह रहे थे, लेकिन अभी जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में मैं कहता हूँ बीजेपी मुक्त भारत आपको दिखेगा, जल्द ही दिखेगा। अभी जो ये खेल कर रहे हैं, ये खेल ज्यादा लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि कहते हैं ना एक बाप का घड़ा एक अति होती है, वो अति आ चुकी है, बाप का घड़ा भर चुका है। कितने बाप करोगे आप, कितनी सरकारें तोड़ोगे, किस किस को खरीदोगे, किस किस को डराओगे, धमकाओगे, ये हमेशा सदा नहीं चलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और कहना चाह रहा हूँ, अगर जो बीजेपी अपने आप को इतनी ही मजबूत पार्टी बताती है तो चैलेंज करता हूँ इनको मैं आज ये प्रदेश में और देश में जो इनके पास कांग्रेस और अदर पार्टी के एमपी एमएलए जिन्होंने ले रखे हैं, ज्यादा सरकारें बना रखी है, उनको एक बार बाहर निकाल दे, दूसरे दिन इनकी सड़क पे सरकार आ जाएगी। चाहे वो सेंटर गगन जी देखिए, जो पार्टी में गए वो भी अपनी मर्जी से गए हैं, बहरहाल ये हमारा मुद्दा नहीं है। देखिए, आपके पास सबसे बड़ा मौका है, जो आप बोल रहे हैं कि अब भविष्य में देखना होगा, तो हम भविष्य का इंतजार कर रहे हैं। 16 मार्च को ही पता चलेगा कि कांग्रेस वाकई एकजुट है या नहीं। राजवीर जी वो कह रहे हैं कि इस बार हमने एक आम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया है और इसीलिए बीजेपी को ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि कांग्रेस में कोई आम कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के किस कार्यकर्ता, किस नेता ने करमवीर बोध पर कोई उंगली उठाई है, मुझे ये बताएं। एक बात। दूसरी बात, अजय माकन जी और जो R.K. आनंद जी का जो प्रकरण पूरे हरियाणा ने देखा कि इनका जो घर है वो इनके घर में सेंध लगती है हमेशा। और वो अभी तो जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया है, हमने तो निर्दलीय की कोई बात ही नहीं की है। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं सतीश नांदल जी, उन्होंने अपना जो प्रस्तावक है उनको लेके उन्होंने अपना फॉर्म भरा है। तो मुझे लगता है इन चीजों पे कोई महत्व नहीं है, अपना ये काम करें। जो निर्दलीय है वो अपना काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी के जो 17 वोट बचेंगे तो वो हम अपने हिसाब से देखें हमें किसको समर्थन देना है, किसको नहीं देना है। तो मुझे लगता है इन्हें इधर उधर की बात ना करके अपने काम पर फोकस करना चाहिए। और रही बात भाई ये हाइपोथेटिकल बातें करते हैं, इनको ये कर दो, उनको वो कर दो, उसका कोई महत्व नहीं होता काम। लेकिन राजवीर जी आरोप तो आप पर यही लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे रहते हैं और इसी तरीके से चुनाव जीतते हैं, राज्यसभा चुनाव में भी यही कर सकते हैं आप राजनीति के क्षेत्र के कार्यकर्ता है, तो राजनीति के क्षेत्र का कार्यकर्ता राजनीति नहीं तो करेगा तो क्या भजन करेगा। तो इन्हें समझना चाहिए इस बात को। अब इनका घर कमजोर है, इनकी दीवारें कमजोर है, तो वो अब जो सतीश नांदल जी अपना प्रयास करेंगे, 87 जो विधायक उनके पास जाएंगे, अंतरात्मा की आवाज से जिन्होंने उनको वोट देना वो वोट देगा। तो इसमें इनको ऐतराज क्या है, इनको अपने घर को सुरक्षित रखें ये लोग। मुझे लगता है किसी पर ब्लेम करने की बजाय इन्हें अपने घर को ऐतराज नहीं है। आप राजनीति करो, खुल के करो, लेकिन ये जो राजनीति की आपने जो परिभाषा चेंज करी है, जोड़ तोड़, गठबंधन को तोड़ना, पार्टी को तोड़ना, डराना धमकाना, ईडी CID CBI सारे पीछे डाल के आप करके आप जो ज्वाइन कराते हो, मैं उस चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ राजीव भाई। आपके लिए हमारे को कोई समस्या नहीं है, राजनीति करो, हम भी राजनीति करने के लिए पार्टी है, देश की पुरानी पार्टी है। गगन जी शायद आप भूल गए, आपकी जो शीर्ष नेता थी
या जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने कितनी सरकारों को बर्खास्त किया? भारतीय जनता पार्टी ने 12 साल में किस सरकार को बर्खास्त किया? मुझे एक बार बता दीजिए आप। आपका तो बड़ा बात कर रहे हो राजीव भाई, महाराष्ट्र आपके सामने, ठीक है ना? ठीक है गगन जी और राजवीर जी, इन मुद्दों को लेकर हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में आप दोनों को अपनी ताकत दिखानी है, ठीक है। हर चीज का जवाब आप क्यों दे रहे हैं? आप मुद्दे पर रहिए। आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि आप दोनों मुद्दे पर बात कीजिए। गगन जी जवाब दीजिए, आप अपने घर को सुरक्षित रखिए, मजबूत रखिए। ऐसा कैसे हो रहा है कि कोई और आ रहा है और आपके सदस्य को लेकर चला जाता है, आपके सदस्य का वोट लेकर चला जाता है? मैं फिर आपको वही बात कह रहा हूँ कि हम भूतकाल में ना चल के आज की डेट में वर्तमान की बात करते हैं। आज जो हमारे कैंडिडेट आए हैं करमबीर बोस जी, इसी तरीके से कोई गुटबाजी नहीं है। ये सिर्फ एक चर्चाएं मीडिया में चलाई जा रही है, बीजेपी द्वारा प्रपंच करा जा रहा है कि जी आप सी फूट है, उड्डा साहब महाराज है, शैलजा जी नहीं आई, अरे भैया इनके विधायक नहीं आए। आप हमारे से आप हमारी इतनी टेंशन क्यों लेते हो? आप अपना देखो ना। जी मीडिया में वही चलता है जो सामने आता है, जो वीडियो सामने आएगा वो तो मीडिया में चलाया जाएगा। भावना जी सुनो, देखो इस बात से नहीं, ठीक है। आप विपक्ष, आप बतौर विपक्ष आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछिए, उन पर आरोप लगाइए, लेकिन मीडिया का क्या काम है? जो तस्वीरें सामने आएंगी वो उन पर चर्चा करेंगे, उन पर बातचीत करेंगे हम, ठीक है। भावना जी मेरी बात को आप मीडिया का दोष नहीं कर रहा, मीडिया में बात कौन कर रहा है? मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, मैं मीडिया का दोष नहीं निकाल रहा। मीडिया को तो भाजपा ही फीडबैक दे रही है, उनकी तो गुटबाजी है जी। मैं मीडिया का कोई दोष नहीं निकाल रहा। मैं मीडिया को तो जो चीज कहाँ से कहीं पता चलेगी, सूत्रों से पता चलेगा, वो तो वही खबर चलाएंगे। लेकिन इनको चला कौन रहा है? इनको फैला कौन रहा है? इनका दुष्प्रचार जो कर रही है वो बीजेपी कल से इसी काम पे खड़ी होगी, अपने कैंडिडेट की बात नहीं कर रही। कांग्रेस का ये है जी, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है जी। राजवीर जी अभी ने चुप कराइए 1 मिनट भाई को आप। ठीक है। अब सुनिए गगन जी दस्ती पेटवाड़ किस पार्टी का विधायक है? कांग्रेस का है मेरे ख्याल में। और राजनीति कर रहे हो, अरे सुनो तो सही एक बार, इंदुराज भालू आपकी पार्टी का है तो आप उनको बोलिए ना वो ऐसे बयान क्यों दे रही है? अरे वो दिखाओ, अरे मैं भेज ही दूंगा भाई, आप उनसे बात कर। ऐसे नहीं राजवीर भाई, ऐसे नहीं, पता क्या है, यूँ तो मैं भी कह दूंगा। आप कह लीजिए जी कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। सुनो राजीव भाई, अगर आपके यही मैं बात कह रहा हूँ, आप बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोल रहा, लेकिन आप प्रूफ दो ना, आप वो बताओ। अरे मैं सुनो तो, मैं कर फैक्ट्री की बात नहीं करता भाई, मैं वो प्रवक्ता नहीं हूँ। आप इंदुराज भालू ने कल क्या बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय खड़ा कर दिया। भाई हम कौन है खड़ा करने वाले? उनके पास प्रस्तावक, उन्होंने भारत भर्ती, उन्हें विश्वास है, उन्हें विश्वास मिलेगा। आप बोल लो पहले, ठीक है ना? तो ये जवाब देता हूँ आपको। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी राजनीति करती है और हमने अपना कैंडिडेट दिया है संजय भाटिया जी को, जो पुराने कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमें आपने जो कैंडिडेट दिया, आपको शुभकामनाएं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपना प्रयास कीजिए, हम अपना प्रयास करेंगे और निर्दलीय अपना प्रयास करेगा। अगर जो राजीव भाई जिस तरह से आज आप बात कर रहे हो, अगर जो आपके सारे प्रवक्ता, पार्टी के नेता और जो इस तरह की विचारधारा, आपकी जैसी विचारधारा मैं सुन रहा हूँ, अगर जो ऐसी विचारधारा और ऐसे ही सोच के रखें तो आज राजनीति की परिभाषा चेंज हो जाएगी। जो आपकी पार्टी ने अभी पीछे जो इतनी मतलब आपस में जो भावनाएं पैदा कर दी है, एक दूसरे की कोई शक्ल देख के राजी नहीं है। अभी जो आप बात कर रहे हो, जो सबकी भावना और सबकी सोच ऐसी हो जाए तो राजनीति के अंदर सुधार ही हो जाएगा। मैं तो आपके मतलब इस बात को, जो चीज बढ़िया है उसको बढ़िया कहनी चाहिए। जो आपने अभी पॉजिटिव सोच दिखाई है, ये पॉजिटिव सोच आपके सारे लीडर्स को रखनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा दुर्भावना और गलत तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं, जिस कारण राजनीति का माहौल आज की डेट में या देश में या प्रदेश में खराब होता जा रहा है। एक समय वो भी था जब अटल बिहारी जी के लिए तो राजीव गांधी जी ने उनको के लिए भेजा था, वो समय भी आप याद करो। आज सत्ता के घमंड में बीजेपी इतनी चूर हो गई है कि वो किसी को कुछ समझती नहीं है। तो आपने जो बात कही उसका स्वागत करते हैं हम, आपको भी बधाई देते हैं आपके कैंडिडेट के लिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आप कह रहे थे इंदु नरवाल जी वाली बात, ऐसा है ये कहीं किसी पटल पे इन्होंने ये इसके अंदर बताओ कांग्रेस का विरोध कहाँ से करा उन्होंने? आपने कहा ना कि आपके विरोधी से उठ रहे हैं। गगन जी सुनो मेरी बात, मैं बड़ा नम्रतापूर्वक बताता हूँ। इंदुराज भालू क्या बोला कि भाई एक दलित को ये मतलब भाजपा वाले नहीं जीतने देना चाहते, भाई इन्होंने निर्दलीय खड़ा। हमने कहा निर्दलीय खड़ा किया? मुझे ये बताइए ना। हमें उनके साथ जो प्रस्ताव थे वो निर्दलीय गए हैं, वो हमें समर्थन दे रहे हैं।
अभी आपके इसी चैनल पे जब डिबेट ये शुरू करी भावना जी ने, उसके अंदर आपके कुछ मंत्रियों के सीधे बयान है कि हमारे जो 17 विधायक बचेंगे वो हम नामजद जी के साथ अपने वोट देंगे। अभी शाम सिंह राणा भी कह रहे थे, अभी इनके चैनल पे कह रहे थे नहीं, पार्टी ने अभी नहीं, वो उन्होंने अपने हिसाब से बोला, लेकिन पार्टी व्हिप जारी करेगी, पार्टी अपने प्रोटोकॉल पूरे करेगी, उसके बाद क्या होगा, किसको किसको ही देना है। मैं राजीव भाई वही बात कह रहा हूँ। पता क्या है कि आज की डेट में अब 2 कैंडिडेट है, अब तीसरे कैंडिडेट को कौन लेके आया, कैसे लेके आया, वो सबको पता है। चलो उस चीज में हमने नहीं जाना, हमने तो सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो कैंडिडेट है करण त्रिपाठी जी, एक आम कार्यकर्ता को हमने एक राज्यसभा भेजने का राहुल जी की सोच का काम करा है। और एक नहीं, हमने बहुत सारे जो अपने पूरे इंडिया से जो हमने राज्यसभा में आम कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने आज तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ा, उनको हम राज्यसभा भेजने का काम कर रहे हैं। वो हरियाणा की बात उठाएंगे, वहाँ पर हमारे करण त्रिपाठी जी कार्यकर्ता रहे हैं, पुराने एक्टिविस्ट रहे हैं और पढ़े लिखे। पुराने तो कहाँ रहे हैं, वो बसपा से आए हैं। फिर आप राजवीर जी रिकॉर्ड है आपके बसपा का 13 नंबर का कोई रिकॉर्ड? पुराने मत बोलो आप। पुराने का मतलब है जब वो रिटायर हुए। अब तेलूराम जांगड़ा जी ने क्या बोला है कि भाई मतलब वो तो कभी कांग्रेस का पार्टी का रहा है नहीं, जो आपका पुराना कार्यकर्ता बता रहे हैं आप, तेलूराम जांगड़ा जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो बोले इकट्ठा होकर और मतलब देंगे। राजवीर जी, ये जो इस्तीफेबाजी होती है, ये पता क्या होता है, ये अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व में राहुल जी ने पंजाब के अंदर एक रैली थी, वहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा कि जो स्वार्थी और जो काम ना करके सिर्फ और सिर्फ विधायक की, एमएलए की, एमसी की, मेयर की या किसी भी तरीके के चुनाव लड़ने की टिकट के इच्छुक है और सिर्फ उसी के तक सीमित है, तो वो बेशक से अपना घर का अपना यहाँ से जाके अपना रास्ता कहीं और ढूंढ सकते हैं जहाँ से उनको टिकट मिलती हो। तो आप लोग क्या रहते हो, आप लोग क्या रहते हो कि कौन सा तब कूट क्या है, उसको टिकट लेके इलेक्शन लड़वाएं। आज आप हरियाणा के अंदर ही देख लो, आपके पास कितने सारे विधायक जो है वो अन्य पार्टियों के हैं, ऐसी सेंटर में आपकी सरकार है, कितने सारे एमपी आपके भारतीय पार्टियों के हैं। भारतीय जनता पार्टी हर किसी का स्वागत है, हम किसी को मना नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें कितनी आई है भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है। आज हमारा बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का हर नेता कार्यकर्ता बोलता है अपने आप को, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तो हम कार्यकर्ता काम करते हैं। राजवीर जी, ये आपको भी पता है कि आपकी पार्टी में कौन क्या करता है। सिर्फ 2 ही लोग हैं जो पार्टी को तय करते हैं कि कौन क्या करेगा और कौन कहाँ चलेगा, कौन कहाँ क्या बोलेगा। आपकी पार्टी में खाना ही नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बोलते हैं फैसला हाईकमान करेगा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा हाईकमान आपकी पार्टी में मौजूद है, जो 100 चुनाव लगातार हार चुके हैं और ये जो राज्यसभा का चुनाव इसको भी हारने जा रहे हैं वो लोग। यार आप एक बात बताओ मेरे को, आप बार बार कहते हो राजनीति में क्या होता है, राजनीति किसको कहते हैं? राजनीति सदा हमेशा से कोई इलेक्शन ना तो राजनीति में जिंदा रहना होता है। इलेक्शन चुनाव हारना और जीतना आप वो समय क्यों भूल जाते हो जब आपके सिर्फ 2 एमपी थे? आप वो समय क्यों बोल रहे हो जब आज आपके पंजाब में सिर्फ 2 एमएलए हैं? सारे एमएलए आपने पूरे लड़वाए थे ना, सारे हार गए ना, उनका जिक्र क्यों नहीं करते आप तब क्यों नहीं जिक्र करते जब आपके सिर्फ 2 एमपी सदन के अंदर थे? ये हार जीत राजनीति का एक हिस्सा है, तो इस हार जीत को लेके पैमाना नहीं निर्धारित किया जाता, सोच निर्धारित करती है पार्टी की और पार्टी के नेता की, उसकी सोच क्या है, वो किस दिशा में चलना चाह रहा है, किस दिशा में देश को लेके जाना चाह रहा है, किस दिशा में प्रदेश को लेके जाना चाह रहा है। सिर्फ हार जीत मायने नहीं करती, हार जीत तो जब 2 पहलवान खाटे में होंगे, एक लड़ेगा एक हारेगा एक जीतेगा, इन चीजों से डर के राजनीति थोड़ी छोड़ी जाती है। आप जो बार बार कहते हो कि वो इतने इलेक्शन हार गए, आप लोग 70 साल से सत्ता से बाहर रहे, अपना क्यों नहीं बात करते आप अभी 11 साल से तो सत्ता में आए हो और अब की बार इलेक्शन होगा, आप देखना अभी आप की सरकार है जो नीतीश जी के साथ वहां पर हुआ, अभी आप धीरे धीरे देखो क्या होगा। ये जो प्रेशर की टैक्टिस है उसको छोड़ के एक अच्छी राजनीति करने के लिए हम आपका स्वागत करेंगे। विपक्ष का क्या काम है? अगर जो आपकी सरकार और आप लोग अच्छा काम करोगे तो हम उस पार्टी से नहीं आते कि हम उसका बुराई करेंगे। हमने सदन में हमेशा, चाहे वो विधानसभा रही हो चाहे वो लोकसभा रही हो, हमेशा अपने विपक्ष का सम्मान करा है। और आपके यहाँ क्या हो रहा है, पिछले 12 साल से बोलने ही नहीं दिया जाता, किसी को अपनी बात नहीं रखने देते, जो कोई प्रदर्शन करता है उसके ऊपर पर्चा दफ्तर के अंदर करा देते हो, ईडी सीआईडी भेज के उसको दबाव डालते हो। ये ठीक है गगन जी, ठीक है, तो दावे कई हैं लेकिन अब फैसला क्या कुछ होता है 16 मार्च को ही पता चलेगा। नजरें हमारी 16 मार्च पर ही हैं कि आखिर किसके दावों में कितनी सच्चाई है, कौन कितना एकजुट है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए।